क्वेश्चन नंबर 4, एक वाइफ ने अपने पति के अगेंस्ट सूट डाला टू रिकवर प्रॉपर्टी वर्थ ₹10,000। कोर्ट ने डिग्री पास कर दी। गलती से, एक्सीडेंटली, नॉट इंटेंशनली, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी ₹1,000 की, उसकी बात इस वाइफ ने इस वाले सूट में, जिसमें कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, इस प्रॉपर्टी की बात कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी की बात इसने इस वाले सूट में नहीं करी थी जिसमें कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, और इसने एक दूसरा सूट डाल दिया ₹1,000 की प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए। तो क्या ये सूट मेंटेनेबल है? अब एज पर ऑर्डर 2 ये सूट मेंटेनेबल नहीं है। साफ साफ ऑर्डर 2 बताता है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, जितना क्लेम है सारा लिखना है अपने सूट में, विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। हाँ, अगर कॉज ऑफ एक्शन ही अलग है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन ही अलग है तो सूट डाल सकते हैं अलग, पर अगर कॉज ऑफ एक्शन अलग नहीं है, ठीक है, तो फिर एक ही सूट डालना है। बट अ प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ इस क्लेम, पर वो प्लेंटिफ रिलिंक्विश कर सकता है चाहे, ताकि कोर्ट की जुरिडिक्शन में आ जाए। सब रूल 2, अगर प्लेंटिफ से ओमिट हो रहा था, ये देखो वेर प्लेंटिफ ओमिट्स, यहाँ पे प्लेंटिफ से ओमिट हो गई इस सिचुएशन में, टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ इस क्लेम, तो उसके बाद वो सूट नहीं डाल सकता उस पोर्शन के लिए जो उससे रह गया था। तो इस सिचुएशन में भी वाइफ सूट नहीं डाल सकती उस पोर्शन के लिए जो उससे रह गया था। बस ये बात इंपॉर्टेंट है समझनी कि अगर कॉज ऑफ एक्शन ही अलग है, इस प्रॉपर्टी का लेना देना 10,000 वाली का प्रॉपर्टी का लेना देना इसे था ही नहीं, कॉज ऑफ एक्शन ही अलग था, तो फिर अलग अलग सूट डाल सकते हैं, क्योंकि फिर तो बात ही अलग होगी ना। ए ने बी को थप्पड़ मारा, ठीक है, उसने उसके लिए सूट फाइल करा, फिर ए ने बी को लात मारी, उसने उसके लिए सूट फाइल करा, तो दो अलग अलग सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस मांगने के लिए, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ही लगे ना, एक चीज़ का लेना देना दूसरी चीज़ से है ही नहीं। पर हाँ, ए ने बी को लात मारी जिसकी वजह से ए को दर्द हुआ, चोट पहुंची, उसने सूट फाइल करा, उसी लात की वजह से वो डिफेम भी हुआ, क्योंकि उसने 4 लोगों के बीच में लात मारी थी, तो डिफेम भी हुआ, तो उसे मार खाने के लिए भी उसने डैमेजेस मांगे और डिफेम होने के लिए भी डैमेजेस मांगे। अब उसे एक ही सूट में डालना पड़ेगा, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन एक ही है, लात मारना। अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि पहले तो वो डैमेजेस मांग ले, डैमेजेस का सूट डाल दे कि मेरे को लगी चोट क्योंकि इसने मुझे लात मारी, और फिर वो सूट फाइल कर रहा है कि मैं डिफेम हुआ, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन ही सेम। पर अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं अलग अलग है, एक्शन लेने का कॉज, तो फिर अलग अलग सूट नहीं डाल सकते एज पर ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 2 रूल 2। वाइल नरेटिंग क्वेश्चन 5, वाइल नरेटिंग द सुटेबल प्रोविजन ऑफ लॉ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग वेयर ऑल रिलीफ्स हैव नॉट बीन क्लेम्ड इन वन सूट। जब सारे रिलीफ एक ही सूट में नहीं मांगे तो क्या होगा? अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है ऑर्डर 2 रूल 2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हम ऑर्डर 2 रूल 2 लिख देंगे। अब हो सकता है कि ज़्यादा पेज भरने हो तो इतना लिखने से काम ना चले, तो ये इलस्ट्रेशन भी लिख देना कि एक आदमी है, उसने अपना घर किराए पे दिया ₹1,200 पे। अब जिसे किराए पे दिया उसने ना 1905 का रेंट दिया, ना 1906 का, ना 1907 का। ए ने सिर्फ 1908 के रेंट के लिए सूट फाइल करा, सॉरी ए ने सिर्फ सूट फाइल करा 1908 में 1906 के रेंट के लिए। अब बाद में 1905 और 1907 के रेंट के लिए सूट नहीं फाइल कर सकता। अब अगर और भी लिखना है तो और क्या लिख सकते हो? सबसे बड़ी बात ये है, ये तो आंसर लिखने, अगर मान लो ज़्यादा पेज भरने हुए तो तब भी ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को। वैसे भी पता होना चाहिए लॉजिक कि क्यों एक ही सूट में सारे क्लेम्स मांगने हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है, एक ही सूट में सारे क्लेम मांगने के लिए इसलिए कहता है लॉ, इसलिए कहता है ऑर्डर 2 रूल 2, क्योंकि कोर्ट्स में वैसे ही बहुत सारे केसेस हैं, एक डिसीजन आने में कई साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो मान लो एक कॉज ऑफ एक्शन है जिसके लिए आप अलग अलग सूट डाल रहे हो, तो कोर्ट का कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो जो मांगना है एक बारी में मांग लो ताकि कोर्ट का प्रीशियस टाइम बचे, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वही सेम ही बात है। प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा प्लेंटिफ को सूट फाइल करना चाहिए था पोजेशन और डैमेजेस के लिए, पर वो सिर्फ पोजेशन के लिए सूट फाइल करता है, सिर्फ पोजेशन ही मांगता है कोर्ट से कि मेरे को इस प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलवा दीजिए, डैमेजेस का जिक्र ही नहीं करता। कोर्ट ने डिग्री पास कर दी। अब क्या वो डैमेजेस के लिए सूट डाल सकता है? नहीं, ऑर्डर 2 रूल 2 का बार, ये अभी हमने देख लिया। क्वेश्चन 7, डज द फ्रेश सूट लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन इन द फॉलोइंग केस। क्या फ्रेश सूट डाल सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन इस पर्टिकुलर केस में? वेयर द प्लेंटिफ हैज फेल्ड टू सू फॉर द एंटायर क्लेम इन द प्रीवियस सूट, नहीं डाल सकते, ऑर्डर 2 रूल 2 का बार लग जाएगा। बट कॉज ऑफ एक्शन कैन बी जॉइंड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
तो ये हमने वैसे यहाँ पे कर लिया था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। पर एक बार फिर भी बताता हूँ, इसका जवाब है ऑर्डर टू रूल 4। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 8 का जवाब है ऑर्डर टू रूल 4। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें अपने घर की किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन चाहिए, कब्जा चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम उस पर्टिकुलर सूट के साथ, कब्जे वाले सूट के साथ और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जवाब ऑर्डर 2 रूल 4 दे देता है। अब इसका क्या रीज़न है, क्योंकि लेजिस्लेचर ऐसे ही कोई भी चीज़ें लिख देता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं जब अपने घर का कब्जा मांग रहा हूँ मान लो कोर्ट से, तो वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब मैं उसके साथ बाकी चीज़ें ज्वाइन अगर कर दूंगा तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर टू रूल 4 में लेजिस्लेचर ने साफ साफ लिख दिया कि जो 4 सिचुएशंस हैं इनमें तो आप कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर सकते हो कब्जे वाले सूट के साथ, पर बाकी चीज़ों अगर आपको ज्वाइन करनी है कब्जे वाले सूट के साथ तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट को लगता है कि भाई ठीक है, इससे जो आपका कब्जे लेने वाला सूट है, बाकी चीज़ें जो आप मांग रहे हो उससे आपका सूट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो कोर्ट परमिशन दे देगी, नहीं तो फिर कोर्ट मना कर देगी कि दूसरा सूट डालो। जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन नहीं कर सकते। अब कोर्ट अलग सूट डालने के लिए कह सकती है अपनी ऑर्डर टू रूल 6 वाली पावर को एक्सरसाइज करके, पावर ऑफ कोर्ट्स टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट कि जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से एम्बेरसमेंट होगा या डिले होगा, देरी होगी या इनकन्वीनियंट है। कोर्ट को लगता है कि भाई इतने सारे कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर दिए हैं जिससे टाइम वेस्ट होगा, इनकन्वीनियंट है, तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए कह सकती है या और भी ऑर्डर दे सकती है जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट को ठीक लगता है। कोर्ट में जो भी हो रहा है, कोर्ट जो भी काम कर रही है वो एज़ पर लॉ ही होता है। हर चीज़ कहीं ना कहीं लिखी होती है। हमारा काम है उस चीज़ को ढूंढना, वो लिखी है कहाँ पे। अब ये लिखा हुआ है ऑर्डर टू रूल 6 में लिखा हुआ है कि कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए कह सकती है कि जो कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन मत करो एक ही सूट में, क्योंकि एम्बेरसमेंट हो रहा है, डिले हो रहा है या इनकन्वीनियंट है। अब ये चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ कहीं ना कहीं लिखी होती है लॉ में। क्वेश्चन 9, डिस्कस वाई एवरी सूट शेल एज फार एज बी प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द। अच्छा, पहले इसकी इतना तक करते हैं। क्यों डिस्कस वाई एवरी सूट शेल एज फार, क्यों हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट ड्राफ्ट करनी है। इस पूरे का मतलब ये है कि क्यों हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट ड्राफ्ट करनी है। हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट इसलिए ड्राफ्ट करनी है, इसका आंसर ये है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट इसलिए ड्राफ्ट करनी है ताकि कोर्ट एक फाइनल डिसीजन दे पाए अपॉन द सब्जेक्ट मैटर और कोई फर्दर लिटिगेशंस ना हो ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। जितनी बातें हैं वो प्लेंट में लिख दो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट बनाओ, उसमें सब कुछ लिख दो जो तुम्हें चाहिए कोर्ट से, जो रिलीफ चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। आधी बात आज लिखोगे, आधी बात कल लिखोगे, नया सूट डालोगे, नई प्लेंट बनाओगे, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, डिफेंडेंट के साथ अन्याय होगा। आधी बात अब मांग रहे हो एक सूट में, आधी चीज़ अलग सूट में डाल रहे हो, प्लेंटिफ को बार बार आना पड़ेगा, उसके साथ अन्याय होगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। जिस टाइम पे कोर्ट आपका दूसरा सूट सुन रही है, मान लो आपने दूसरा सूट फाइल कर दिया और ऑर्डर टू एग्जिस्ट ही ना करता, तो उस टाइम में कोर्ट किसी और का सूट सुन सकती थी, पर क्योंकि आपने आधी प्लेंट बनाई है, आधी अधूरी, इसलिए कोर्ट आपका सूट सुन रही है, आपका केस सुन रही है। तो कोर्ट का टाइम वेस्ट, बाकी लोगों के साथ अन्याय जिसका सूट सुना जा सकता था, जिनका केस सुना जा सकता था, डिफेंडेंट के साथ अन्याय, और आपका भी टाइम वेस्ट। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एबव रूल। अब अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट ड्राफ्ट नहीं करी तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा ऑर्डर टू रूल 2, ये लिखा। पर अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट ड्राफ्ट नहीं करता तो ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड या फिर इंटेंशनली रिलिंक्विश्ड। तो अगर तुमने कॉम्प्रिहेंसिव सूट नहीं ड्राफ्ट करा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लेंट नहीं ड्राफ्ट करी, तो बाद में यू कैनॉट सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। जो छोड़ दिया अब वो छोड़ दिया, अब वो फिर से उसके लिए एक नया सूट नहीं डाल सकते। इसका तो आंसर वही है, ऑर्डर टू रूल 2। एक्सप्लेन द रूल दैट द प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिलिंक्विश पार्ट ऑफ हिज क्लेम। इसका आंसर ऑर्डर टू रूल 2 ही है। इन द सेकंड सूट पार्ट इन द फॉलोइंग इज द सेकंड सूट बार्ड इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट सूट वॉज फॉर मीन प्रॉफिट, सेकंड सूट वॉज फॉर पोजेशन। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है।